नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। इस समय की सबसे बड़ी चर्चा के साथ मैं हूं आपके साथ हिमानी। बात करते हैं बंगाल में मवेशी और कोयला तस्करी मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी और विपक्ष के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी व सरकार का बचाव करते हुए भाजपा व केंद्र सरकार को बुधवार को जबरदस्त हमला बोला। ममता ने अमित शाह का नाम लिए बिना ही मवेशी और कोयला तस्करी के लिए साधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री को जिम्मेदारी ठहराते हुए कहा कि इसे रोकने का दायित्व केंद्र का है, यह मेरा दायित्व नहीं है। ममता ने कहा कि बीएसएफ व अन्य केंद्रीय बल गृह मंत्री के अधीन है। कोयला और मवेशिया की तस्करी रोकने का दायित्व किसका है? उन्होंने कहा कि मवेशी कहां से आता है, कभी उत्तर प्रदेश, कभी असम, कभी बिहार, तो कभी दिल्ली व कभी मध्य प्रदेश से। एक बार मैंने गाड़ी आना बंद कर दिया था तो केंद्र ने कहा कि कोई भी गाड़ी रोकी नहीं जाएगी। ममता ने कहा कि अभी तो मवेशियों की तस्करी बहुत कम हो गई है। मैं तो सिर्फ 11 साल में सत्ता में हूं, इसके पहले क्या हुआ है वह केंद्र व मीडिया इसकी भी खबर ले। ममता ने भाजपा पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन यह हर समय के लिए संभव नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि तस्करी के सारे पैसे दिल्ली ले जा रहे हैं और दोष हम पर मढ़ा जा रहा है। कितने दिनों तक लोगों को गलत समझाएंगे? जिनका रंग कोयला है वे ही ज्यादा कोयला कोयला करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार चाहेगी तो किसी को बदनाम करे तो इनके लिए 1 मिनट लगेगा। बात करते हैं, इजरायल ने बुधवार देर रात को सीरिया के 2 एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की। पहला हमला एलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ, जहां हथियार लेकर पहुंच रहे ईरान के विमान को निशाना बनाया गया। दूसरा हमला दमिश्क एयरपोर्ट के पास हुआ। दोनों ही जगहों पर इजरायल के तरफ से मिसाइल लगी हुई। सीरिया की एक एजेंसी ने मुताबिक इजरायल ने 4 मिसाइलें दागी। हमले के बाद एयरपोर्ट पर भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल किसी की मौत की खबर नहीं है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने इस पर बयान देने से इनकार कर दिया। हालांकि इस पर इजरायल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इससे पहले 14 अगस्त को भी इजरायल ने इजरायल राजधानी दामिश्क और टार्टस के पास हवाई हमला किया था। इस हमले में 3 सैनिकों की मौत हो गई थी, 3 अन्य सैनिक घायल हुए थे। द सीरीज ऑब्जर्वेटिव फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इजरायली हवाई मामलों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजरायल ने पहले से ही सीरिया में ईरान से जुड़े सैन्य ठिकानों के खिलाफ सैकड़ों बार कार्रवाई की है, लेकिन कभी भी उसने हमले करने को स्वीकार नहीं किया। दरअसल इजरायल को अपनी उत्तरी सीमा पर ईरानी घुसपैठ का डर बना रहा है। इसके चलते वो ईरानी बेस और लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करता रहता है। बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। चीन की ओर से अमेरिका में जासूसी करने की साजिश नाकाम हो गई। चीन एक बगीचा विकसित कर उसमें पगोडा बनकर जासूस करना चाह रहा था, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने वक्त रहते उसे रोक दिया। दरअसल चीन ने साल 2017 में अमेरिका के सामने $10 करोड़ खर्च कर एक बगीचा और पगोडा बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके लिए नेशनल एबोटेरियम नाम की जगह तय गई। यह अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय, व्हाइट हाउस समेत अन्य सरकारी भवनों से 8 किलोमीटर दूर थी। चीन पगोडा की ऊंचाई की वजह से दूर तक नजर रखना चाहता था। वाशिंगटन के स्थानीय प्रशासन ने भी इसकी मंजूरी दे दी थी, पर FBI ने चीन के इरादों को भांपते हुए प्रस्ताव रद्द कर दिया। बता दें कि चीन ने अमेरिका में अपने हुवई के डिवाइस से भी जासूसी करने की कोशिश की है। FBI की जांच में सामने आया है कि चीन ने मोबाइल टावर्स पर हुवई के जासूसी डिवाइस लगाने की साजिश रची थी। इनसे मिस वेस्ट के सैन्य ठिकानों की जासूसी की जा सकती थी। ये डिवाइस ओबामा के दौरे में लगने शुरू हो गए थे। चीन ने अमेरिका के ग्रामीण इलाकों को टारगेट बनाते हुए वहां अपने डिवाइस लगाए थे। जैसे ही चीन इन्हें सैन्य ठिकानों की ओर बढ़ाने लगा, खुफिया एजेंसियों को इस पर नजर गई। उन्होंने इस पर तुरंत कार्यवाही की। 2020 में अमेरिकी संसद ने ग्रामीण इलाकों के उपकरण हटाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। FBI के एजेंट अभी हुवई के रस्ते उपकरणों पर नजर रख रहे हैं। इनमें ज्यादातर कोलोराडो, मोंटाना, नेब्रास्का के बीच में लगाए गए
इन्होंने उन्हीं स्थानों पर लगाए हैं जो I-25 राजमार्गों से जुड़े हैं। इस राजमार्ग से अमेरिकी सेना के कुछ खुफिया ठिकाने भी जुड़े हैं। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक उन्होंने 2019 में यूटा में लगे हुए उपकरणों को हटा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर केरल जाएंगे। पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत कोच्चिडम मेट्रो और भारतीय रेलवे की विकास परियोजना के उद्घाटन सहित विभिन्न कार्यक्रमों से होगी। वह आज शाम को 6 बजे कोच्चिडम मेट्रो फेज 2 परियोजना का शिलान्यास करेंगे और एसएन जंक्शन से कोच्चिडम मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे और आदि शंकराचार्य जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करेंगे। 2 सितंबर को पीएम देश के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पुत्र ISNS विक्रांत को हरी झंडी दिखाएंगे। वह कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में विक्रांत को शामिल करवाएंगे और नई नौसैनिक ध्वज निशान का अनावरण करेंगे। इस बीच कोचिन मेट्रो ने एक बयान में कहा कि मेट्रो का शिलान्यास समारोह CIL व्यापार मेला और प्रदर्शनी केंद्र में होगा। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी शामिल होंगे। JLN स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से इंफोक पार्क कन्नड़ तक कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना प्रस्तावित चरण 2 का कॉरिडोर में 11 किलोमीटर और 11 स्टेशन होंगे। चरण I के उद्घाटन के साथ कोच्चि मेट्रो 24 स्टेशनों के साथ कम से कम 27 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। मोदी द्वारा कोच्चि के लोगों को स्टेशन समर्पित करने के तुरंत बाद दोनों स्टेशनों का राजस्व संचालन शाम 7 बजे शुरू होगा। आज यानी 1 सितंबर 2022 के कई बदलाव हुए हैं। इन बदलावों का असर आपकी जिंदगी पर भी हो सकता है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में कटौती हुई है। दिल्ली में अब ये सिलेंडर 91 रुपए, कोलकाता में 100 रुपए, मुंबई में 92 रुपए और चेन्नई में 96 रुपए सस्ता मिलेगा। इसके साथ ही आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है तो KYC न होने पर आपको अकाउंट चलाने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेस वे पर यात्रा करने पर आपको ज्यादा टोल देना पड़ेगा। इंडियन ऑयल की ओर से 1 सितंबर को जारी कीमत के मुताबिक 19 किलो का कॉमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ है। राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 1976 रुपए से घटकर 1850 हो गई है। कोलकाता में इसकी कीमत 2095 रुपए से घटकर 1995 रुपए कर दी गई है। इसी तरह मुंबई में भी इसकी कीमत 1936 रुपए के बजाय 1844 रुपए और चेन्नई में 2141 रुपए की बजाय 2045 रुपए हो गई है। यह लगातार 5वीं बार है जब कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कमी आई है। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत नहीं बदली। दिल्ली में 14 किलो के गैस सिलेंडर की कीमत 1053 रुपए है। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए KYC करना अनिवार्य कर दिया गया है। बैंकों ने कहा है कि सभी ग्राहक 31 अगस्त से पहले अपनी KYC करवा लें। इसके लिए बैंक ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं। अगर 31 अगस्त तक आपने अकाउंट को अपडेट नहीं कराया है तो आप अपने खाते से पैसों का लेन देन नहीं कर पाएंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। गणेश चतुर्थी के मौके पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर गणपति पूजन में शामिल हुए। उन्होंने आरती भी की। इस दौरान पीएम मोदी हल्के पीले रंग का कुर्ता पहने और कंधे पर शॉल डाले दिखे हुए। इस पूजन में अभिषेक मनु सिंघवी, स्वप्नदास गुप्ता भी मौजूद रहे। इस आयोजन का वीडियो पीएमओ ने यूट्यूब पर शेयर किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने दिन में देशवासियों को गणेश चतुर्थी के मौके पर बधाई दी थी। पीएम ने गणपति पूजन की तस्वीर के साथ संस्कृत में श्लोक भी पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा, गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। भगवान गणेश का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी गणेश चतुर्थी के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट किया, गणेश चतुर्थी पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाइयां। विघ्नहर्ता मंगलमूर्ति भगवान गणेश ज्ञान, सिद्धि और सौभाग्य के प्रतीक हैं। मेरी कामना है कि श्री गणेश आशीर्वाद के सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार हो। 31 अगस्त से 9 सितंबर तक चलेगा गणेशोत्सव। 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी के साथ देश भर में 10 दिन का यह गणेशोत्सव शुरू हो गया है। यह 9 सितंबर तक जारी रहेगा। देश भर में घर, सोसाइटी, दुकानें और ऑफिस में गणपति की मूर्ति स्थापित होगी, जिन्होंने 10 दिन में विसर्जित किया जाएगा। राजस्थान में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच आलाकमान में मिले संकेत को देखकर पार्टी के विधायकों को लगता है कि पासा कभी भी पलट सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट सीएम बनाए जा सकते हैं, इसलिए वे मुख्यमंत्री का साथ छोड़कर केवल पायलट के खेमे में जाने लगे हैं, बल्कि वे अशोक गहलोत के खिलाफ मुक्कर भी होने लगे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं। भाजपा ने चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी है, लेकिन कांग्रेस में आंतरिक खींचतान पहले से ज्यादा बढ़ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खेमों में चल रही खींचतान के बीच मंत्री और विधायक अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करने लगे हैं। 2020 में कांग्रेस सियासी संकट के समय में गहलोत के साथ रहे विधायक भी अब पाला बदलने लगे हैं। विधायक रघु शर्मा 1 महीने में 2 बार पायलट से मिल चुके हैं। कभी गहलोत के विश्व स्तरों में शामिल रहे खिलाड़ी लाल बैरवा ने 1 महीने से तीसरी बार पायलट को सीएम बनाने की मांग की है। रोहित बोधरा, दानिश अबरार एवं प्रशांत बैरवा जैसे गहलोत खेमे में विधायक पिछले कुछ दिनों में पायलट से मिले हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई के प्रत्याशी होकर हराकर अध्यक्ष बने निर्दलीय उम्मीदवार मनीष चौधरी ने पायलट के प्रति आस्था जताई है। पायलट ने बुधवार को बात करते हुए कहा कि कांग्रेस आलाकमान के कहने पर प्रदेश में जब सरकार बनी तो मैंने सीएम पद छोड़ा था। ऐसे में आगे अगर किसी नेता को आलाकमान से कोई निर्देश मिलता है तो वह निर्देश मानना होगा। उन्होंने कहा कि राजनीति में जो होता है वह दिखता नहीं है। उन्होंने कहा, जो अफवाहें चल रही है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा इसे लेकर इंतजार करना चाहिए। राज्य को बल्क ड्रग फार्मा पार्क के आवंटन को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सरकार धन्यवाद में स्वीकार किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को राज्य को बल्क ड्रग फार्मा पार्क के आवंटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। राज्य को बल्क ड्रग पार्क के आवंटन पर प्रस्तावना व्यक्त करते हुए ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के लिए यह परियोजना प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि यह फार्मुलेशन इकाइयों के प्रतिधारण की गारंटी देगा और राज्य में कई वर्षों तक स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों को बल्क ड्रग फार्मा पार्क तक पहुंच प्रदान करने का मुख्य लक्ष्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ाना, दवा सुरक्षा सुनिश्चित करना और चीन पर थोक दवाओं की निर्भरता को कम करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 मार्च 2020 को बल्क ड्रग पार्क योजना को अधिकृत किया और बाद में 21 जुलाई 2020 को दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसमें प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए मूल्यांकन मानदंड निर्धारित किए गए थे। नियमों के अनुसार भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल्स विभाग को परियोजना की लागत 90% अधिकतम 1000 करोड़ रुपए तक योगदान देना आवश्यक था। राज्य सरकार ने कोरोना काल में आवश्यक भूमि पार्सल की खोज शुरू की और अंततः पोलिया टिबिन मल्लुवाल तहसील हरोली जिला ऊना के पास 1405 एकड़ के पार्सल को चुना। उन्होंने कहा कि 1200 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत के साथ
पार्क में अनुमानित निवेश 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए के बीच है, जिनमें से केंद्र सरकार 1,000 करोड़ रुपए के साथ सामान्य बुनियादी सुविधाओं को विकास के लिए धन देगी। लगभग 15 से 20,000 लोगों के प्रत्यक्ष रूप से नियोजित होने का अनुमान है। आवश्यक बिजली 100 से और 120 मेगावाट होगी। वास्तव में हिमाचल प्रदेश में 600 से अधिक फार्मास्यूटिकल निर्माण सुविधाएं हैं और राज्य की थोक दवाई वार्षिक आवश्यकता 30,000 से 35,000 करोड़ के बीच है। अब जबकि इस पार्क से पूरे राज्य से लिए थोक दवा की मांग को लागत प्रभावी ढंग से पूरा किया जाएगा। इससे फार्मा निर्माण सुविधाओं के उत्पादन और परिचालन प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। बल्क ड्रग फार्मा का प्रोजेक्ट ये पिछले कल केंद्र सरकार ने इसकी क्लियरेंस की है, इन प्रिंसिपल इसकी क्लियरेंस की है, और जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता की ओर से और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि इसमें हमें केंद्र सरकार से जो इसमें खासतौर से जो हमको मदद मिलेगी वो 1,000 करोड़ रुपए की मदद इसमें हमको केंद्र सरकार की ओर से इसमें मिलेगी। जब ये पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट हमारा बनकर के तैयार होगा तो इसमें टोटल जो इन्वेस्टमेंट जो आने की संभावना है वो लगभग 50,000 करोड़ रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट जब ये कंप्लीट होगा ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें 20,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार की संभावनाएं मिलेंगी और 20,000 डायरेक्ट लगभग और इसके अतिरिक्त लगभग 10,000 इनडायरेक्ट रोजगार की संभावनाएं इसमें उपलब्ध होंगी। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें है। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद के पार्टी बनाने से होने वाली सियासी नुकसान को थामने की कसरत में जुटी कांग्रेस का शुरुआती आकलन है कि आजाद सूबे की करीब 10 विधानसभा सीटों पर निर्देश कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। इसकी भरपाई की कोशिशों में जुटी पार्टी ने संकेत दिया। आजाद जैसे दिग्गजों पर अत्यधिक भरोसे से लगे झटके को देखते हुए मौजूदा हालात में जमीन से जुड़े युवा चेहरे पर दाव लगाना ज्यादा मुमकिन होगा। आजाद से लगे सदमे के बीच कांग्रेस का इसको लेकर थोड़ी राहत महसूस कर रही है कि प्रदेश में पहली पंक्ति के उसके कुछ नेता भले आजाद के समर्थन में पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन प्रदेश इकाई का व्यापक ढांचा और कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस मान रही है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में आजाद की प्रस्तावित नई पार्टी को हल्के में लेने का जोखिम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जम्मू में चिनाब वैली के इलाके विशेषकर डोडा, किश्तवाड़ और उधमपुर आदि में उनकी परंपरागत बैठ है। इन इलाकों के करीब 10 विधानसभा सीट पर आजाद कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। जम्मू इलाके में पहले ही भाजपा के मुश्किल सियासी चुनौती का सामना कर रही है। कांग्रेस के लिए यह दोहरे संकट की स्थिति होगी। शुरू में कहा कि चिट्ठी लिखने से पहले और चिट्ठी लिखने के बाद 6 दिन से सुना कि जिस पार्टी को अपने खून से लिटरेरी खून पसीना, ये खून पसीना तो मुहावरा है, लेकिन लिटरेरी खून देकर हमने पार्टी भेजी। ये जो आज है ये तो फालतू कहां से कौन से आया, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, वो वाले आज हमारा मुकाबला करते हैं टीम में। उनको अपने घर का पता नहीं और हमारे क्वेश्चन करते हैं। अब वो उनमें से 90% पैदा ही नहीं हुए थे, वो हमें क्वेश्चन करते हैं। और मुझे अफसोस होता है कि कांग्रेस में ऐसे स्पोक्समैन हैं जिनको हमारी हिस्ट्री तो करंट हिस्ट्री है, नेहरू, गांधी, मुगल हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री और तिलक से लेकर आज तक मालूम है, उनको तो हमारे बारे में ही मालूम नहीं ये कौन है। तो लोग भेजते हैं क्योंकि सीनियर आदमी को मिलता नहीं, सीनियर आदमियों के पाँव पकड़ते हैं बोलो खिलाफ, वो कहते हैं हम क्यों बोले, हम इनकी हिस्ट्री जानते हैं, फिर कहीं से पकड़ के बनाते हैं आप। बात करते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने आज बिहार के समकक्ष नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करते हुए कांग्रेस मुफ्त भारत के अपने नारे को बदलते हुए भाजपा पर निशान साधा।
कई वर्षों से गैर कांग्रेसी गैर भाजपा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे श्री राव ने कहा कि अब हमें भाजपा मुक्त की जरूरत है। उस मोर्चे ने अभी तक उड़ान नहीं भरी है और उम्मीद थी कि कुमार इससे आवश्यक गति प्रदान कर सकते हैं। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनके दिमाग में बड़ी तस्वीर है। उन्होंने कहा, तीसरा मोर्चा क्यों, हम मुख्य मोर्चे पर काम कर रहे हैं। राव ने कहा, सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए और भाजपा मुक्त भारत का नारा लगाना चाहिए। हम देश के सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा, आप परिणाम देखेंगे जो हम समान विचारधारा वाले दलों के साथ लाएंगे और सभी विवादास्पद मुद्दों को खत्म कर देंगे। राव जो आज पटना पहुंचे ने नीतीश कुमार के साथ 1 घंटे तक चर्चा की, जहां उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। कुमार के भाजपा को छोड़ने के कदम ने विपक्षी खेमे में खुशी ला दी है। कई लोगों को उम्मीद है कि 8 बार मुख्यमंत्री 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं। भाजपा के दाव के साथ उम्मीदें बढ़ी कि कुमार ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी महत्वाकांक्षा के कारण गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन राव जो भाजपा से अलग होने के बाद कुमार से मिलने वाले पहले प्रमुख विपक्षी नेता थे, ने संकेत दिया कि शीर्ष स्थान नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार देश के जाने माने वरिष्ठ नेता है। उन्होंने कहा, विपक्ष सभी की सहमति से नीति और नेता का चयन करेगा। इससे पहले आज दोनों नेताओं ने पटना में एक समारोह में मंच साझा करते हुए भाजपा पर संयुक्त हमला किया। कुमार ने अत्यधिक प्रचार प्रसार और भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र की राज्यों की जरूरतें को प्रति संवेदनशीलता की कथित कमी की आलोचना की। भाजपा जो सभी की कुमार के साथ ब्रेकअप से होशियार है, ने मिलन को खारिज कर दिया है। कुमार के पूर्व डिप्टी सुशील मोदी ने कहा कि यह 2 सपने देखने वालों की बैठक थी, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई खड़ा नहीं है, और इस विपक्ष का एकता का नवीनतम कॉमेडी शो करार दिया। देश का विनाश हो रहा है। देश के हर वो आदमी परेशान है, बेहाल है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, आप लोग तो रोज मिलते हैं नेता लोगों से, पूछते हैं, सोचते भी हैं, लिखते भी हैं, हर चीज करते हैं। एक सेक्टर ऐसा हो जिसमें कोई सुधार आया हो इस देश में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश के भाग में या किसी भी सेक्टर में, इन एनी ऑफ द सेक्टर ऑफ द कंट्री, वो चाहे पानी का हो, बिजली का हो, खेती किसानी का हो, दलित वर्ग का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, महिलाओं का हो, किस चीज का सुधार हुआ है इस देश में? अगर किसी का भी सुधार हुआ होता तो देश का यह हालत नहीं बनता। डॉलर के प्रति रुपया का इतना गिरावट, मोदी जी से पहले 14 प्रधानमंत्री रहे, किसी भी समय इतना बुरा गिरावट नहीं हुआ जो आज हो रहा है। पहले ब्रेन ड्रेन होता था, हमारे पास मौके नहीं मिल रहे थे तो ब्रेन ड्रेन होता था, विदेश में लोग चले जा रहे थे, हमारे बुद्धिजीवी। आज जिस प्रकार का नीतियां बन रहा है उसको लेके कैपिटल ड्रेन हो रहा है, सारा ही पूंजीपति भाग रहे देश से, देश का बड़ा बुरा हाल हो रहा है। हम सब लोग गवाह है, 13 महीने किसानों को क्यों आंदोलन करना पड़ता है इस देश में। हम एक ही आवाज, आज नीतीश जी से मिलने के बाद, जो बातचीत करने के बाद, नीतीश जी का भी मन है, मुझे भी उन्होंने आदेश दिया है, जितने भी विपक्षी दल है देश में सारे एकजुट होकर, ताकत जुटाकर, शक्ति जुटाकर बीजेपी मुक्त भारत का नारा देना चाहिए और बीजेपी मुक्त भारत को हासिल करना चाहिए। तभी देश फिर से खड़ा हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा अपना स्थान बना सकता है। समय हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता और मुख्यमंत्री केसीआर अपने बिहार दौरे पर व्यस्त हैं। वह लद्दाख के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गलवान घाटी में भारत चीनी जवानों के बीच झड़पों में जान गंवाने वालों को आर्थिक सहायता देने के लिए बिहार गए थे। उन्होंने इस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बोले। प्रेस मीट के बाद केसीआर ने सीधे राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से मुलाकात की। राबड़ी देवी ने केसीआर को उनके आवास पर शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। लालू प्रसाद से बात की। उन्होंने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन दोनों के बीच राजनीति की ज्यादा जिक्र नहीं था। लालू प्रसाद ने कहा कि केंद्र में सरकार मालूम हो कि लालू प्रसाद कुछ दिन पहले सीढ़ियों से नीचे फिसल गए थे। उसे मामूली फ्रैक्चर हुआ था। उनका दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। फिलहाल पटना में आराम कर रहे हैं। केसीआर का स्वागत करने वालों में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रकाश यादव शामिल थे। बाद में केसीआर ने पटना के गुरुद्वारे के दौरा किया। विशेष पूजा अर्चना की गई। उस समय उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार और अन्य अधिकारी मौजूद थे। गुरुद्वारा प्रतिनिधियों ने केसीआर का गर्मजोशी ने स्वागत किया। उसे पगड़ी दी गई। केसीआर गुलाबी रंग की अंगूठी पहने नजर आए। बाद में उन्होंने कृपाल को सौंप दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के सोपोर के बुमाई इलाके में बुधवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में जैश-ए मोहम्मद के 2 आतंकी को मार गिराया है। आतंकियों को पहचान सोपोर निवासी मोहम्मद रफी और पुलवामा निवासी कैसर अशरफ के रूप में हुई है। रफी इसके पहले भी कई आतंकी गतिविधि में शामिल हो चुका है। उसे 2 बार पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA के तहत बुक किया गया था। वहीं कश्मीर पुलिस के मुताबिक एक आतंकी केस अभी भी छिपे होने की खबर है। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ADGP विजय कुमार ने बताया कि मारे गए दोनों आतंकी अपराध के कई मामलों में शामिल थे। इनपुट के अनुसार वे सोपोर में स्थानीय नागरिकों पर हमला करने की योजना बना रहे थे। विजय कुमार ने कहा कि मुठभेड़ के दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया और उसे श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बुधवार को सुरक्षा बलों को इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों को छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद टीम ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों के पास आते देख एक मकान में छिपे आतंकियों को सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादी मारे गए। इससे पहले मंगलवार को सुरक्षा बलों ने शोपियां में लश्कर-ए-तैयबा का 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों की पहचान लश्कर-ए-तैयबा के दानिश खुशीर भट्ट, तनवीर वानी और तौसीफ भट्ट के रूप में हुई थी। वे आतंकवाद के कई मामलों में शामिल थे। दानिश भट्ट आतंकवादियों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल था। विजय कुमार ने बताया कि पिछले 2.5 साल में सिर्फ शोपियां में 150 आतंकियों के मार गिराया है और अब काफी कम आतंकी बचे हैं। 1 महीने के बाद जब सेबों के पेड़ के पत्ते झड़ेंगे तब विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। उससे एनकाउंटर में आसानी होगी। बात करते हैं केसीआर ने नीतीश कुमार को बड़े भाई कहते हुए कहा कि नीतीश जी के साथ बातचीत हुई और एक बात पर सहमति बनी कि किसी भी प्रकार से बीजेपी की सरकार को देश से बाहर करना है। 8 साल में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन हर सेक्टर में देश का विनाश हो रहा है। देश के सभी लोग परेशान हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने पटना में राबड़ी देवी की आवास पर राजद प्रमुख लालू यादव और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी से मुलाकात की। इससे पहले केसीआर ने विपक्षी एकता की बात पर जोर दिया। उन्होंने इसके तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की। उन्होंने देश में जारी समस्याओं के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और भाजपा मुक्त भारत को लेकर विपक्ष को एक साथ आने का कहा। हालांकि संयुक्त विपक्ष के एक नेतृत्व और उसमें कांग्रेस की भूमिका पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। केसीआर ने नीतीश कुमार को बड़े भाई कहते हुए कहा कि नीतीश जी के साथ बातचीत हुई और एक बात पर सहमति भी बनी कि किसी भी प्रकार से बीजेपी की सरकार को देश से बाहर करना है। 8 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन हर सेक्टर में विनाश हो रहा है।
देश के सभी लोग परेशान हैं। राव ने आरोप लगाया कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण व्यवसायी देश से अपना पैसा निकाल रहे हैं। उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर भी मोदी सरकार की आलोचना की। केसीआर ने कई साल पहले अमेरिका की यात्रा के दौरान अब की बार ट्रंप सरकार कहने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। उन्होंने इसे राजनयिक भूल बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के नामाक्यों वजह से देश का काफी नुकसान हुआ है और जो राज्य अपने जगह पर खड़े होकर अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने करने नहीं दिया जा रहा है। इसका जवाब केंद्र सरकार के पास है। मोदी जी का खुद का वादा था कि 2022 तक करीब का अपना मकान होगा। क्या ये सफल हुआ? केसीआर ने कहा कि आज जिस प्रकार के धर्म के नाम पर लोगों को और समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है तथा एक अच्छे भारत को खराब करने का जो प्रयास हो रहा है, ये तो देश का कहां ले जाएगा। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था खत्म और रुपये का मूल्य गिर रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके डी कंपनी गैंग से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी देने के लिए नकद इनाम राशि देने की घोषणा की है। अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के लिए एनआरआई ने 25 लाख की इनाम की घोषणा की है। एनआईए ने बुधवार को कहा कि दाऊद इब्राहिम ने अपने सहयोगी के लिए डी कंपनी इब्राहिम के गिरोह से संबंधित जांच में हथियारों, विस्फोटकों, ड्रग्स और नकली भारतीय मुद्रा नोट की तस्करी के लिए भारत में एक इकाई बनाई है और पाकिस्तानी एजेंसियों और आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर आतंकवादी हमले करने का भी प्लानिंग करता है। एक एजेंसी के मुताबिक एक एनआईए ने दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम उर्फे हाजी अनीस के लिए भी इनाम की घोषणा की है। करीबी सहयोगी जावेद पटेल उर्फ जावेद चिकना, शकील शेख उर्फ छोटा शकील और इब्राहिम मुस्ताक अब्दुल रजाक मेमन उर्फ टाइगर मेमन के लिए भी इनाम की घोषणा की गई है। अधिकारी ने कहा कि दाऊद इब्राहिम के लिए इनाम की राशि 25 लाख रुपए रखी गई है, जबकि एजेंसी ने छोटा शकील के लिए 20 लाख रुपए और अनीस चिकना और मेमन के लिए 15-15 लाख की रुपए की घोषणा की है। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा का बुधवार को लद्दाख और दिल्ली की अपनी यात्रा के समापन के बाद धर्मशाला में स्वागत किया गया। बता दें कि दलाई लामा ने 3 साल से अधिक के अंतराल के बाद लद्दाख और दिल्ली का दौरा किया है। वह लद्दाख में 1 महीने के लंबे प्रवास के बाद 26 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी में पहुंचे थे। लद्दाख बौद्ध संघ ने एक बयान में कहा था कि परम पावन 14वें दलाई लामा लद्दाख में अपने महीने भर के प्रवास के बाद 26 अगस्त 2022 को लेह से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। परम पावन की मोटरसाइकिल के फटांग गेमफेलिंग ट्वेल्सर के सुबह 7:30 बजे केबीआर हवाई अड्डे लेह के लिए रवाना होने की उम्मीद है। इससे पहले दलाई लामा ने कहा कि तिब्बती पूर्ण स्वतंत्रता की बजाय वास्तविक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि जल्द ही वह समय आएगा जब लद्दाखी फिर से लहसा जाएंगे। तिब्बती आध्यात्मिक नेताओं ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा कि समय बदल रहा है और एक समय आएगा जब लद्दाखी फिर से लहसा जा सकेंगे। उन्होंने लेह में डिस्ट्रिक्ट तलहास में एक नए शिक्षक केंद्र का उद्घाटन किया। बैठक के संबोधित करते हुए दलाई लामा ने कहा कि राजनीतिक जिम्मेदारी से सेवानिवृत्त होने से पहले तिब्बतियों ने तिब्बत के मुद्दे को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के लिए मध्यम मार्ग अपनाया है। भारत में नेपाल के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा ने बुधवार को कहा कि भारत और नेपाल के बीच भारत की अग्निपथ योजना के तहत गोरखाओं की भर्ती प्रक्रिया पर बातचीत चल रही है। यह टिप्पणी के नेपाल द्वारा हाल ही में अग्निपथ योजना के तहत गोरखाओं की भर्ती पर रोक लगाने के बाद आई है। नेपाली दूत ने अग्निपथ योजना के बारे में एक सवाल के जवाब में एनएनआई को बताया, नेपाल थोड़ी देर के लिए रुक गया है। वे बातचीत कर रहे हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बात कर रहे हैं। वे बहुत जल्द ही इस मुद्दे पर आएंगे और फैसला करेंगे। नेपाल के राजदूत ने संकेत दिया, भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच त्रिपक्षीय समझौता एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है क्योंकि अग्निपथ योजना के तहत कानून का निहितार्थ अज्ञात है। उन्होंने कहा, जब फिस्ती के लोगों ने मूल रूप से लामबंदी की तो उसका समाज पर क्या असर हो सकता है। दूत के बाद
पर भी प्रकाश डाला कि आगामी आम चुनाव भी एक निर्णायक कारक साबित हो सकता है, क्योंकि अंतिम निर्णय को चुनाव पर व्यापक प्रभाव हो सकता है। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है अब नेपाल में चुनाव का समय है। सभी राजनीतिक दल चर्चा में हैं और जल्द ही निर्णय लेंगे। नेपाल के दूत ने भारतीय सेना में सेवारत सैकड़ों गोरखाओं की कड़ी का हवाला देते हुए भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराना संबंध को भी प्रशंसा की। गोरखा लिंक बहुत मजबूत है। हर साल 1 लाख से अधिक लोगों को पेंशन मिलती है। लगभग 32,000 गोरखा वर्तमान में भारतीय सेना में सेवारत है। साथ ही जब भारत में नेपाल के लोगों द्वारा देखी गई कुछ बस्तियों को देखते हैं, गोरखा रेजिमेंट और गोरखा लोग उनका हिस्सा बहुत अधिक है। इसलिए मुझे लगता है कि गोरखाओं के बीच एक मजबूत संबंध है। इसलिए मुझे यकीन है कि दोनों देशों के बीच कुछ सौहार्दपूर्ण समाधान निकलेगा। उन्होंने एनआईए को बताया, इस मुद्दे का यह उभरना भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की नेपाल यात्रा की पृष्ठभूमि में आता है। अपनी यात्रा के दौरान भारतीय सेना प्रमुख वरिष्ठ अधिकारियों को और अपने समकक्ष की मुलाकात करेंगे। वार्ता में अग्निपथ के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। मुझे लगता है कि एक यात्रा है। उदाहरण के लिए भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ नेपाल का दौरा करने जा रहे हैं और इस पर चर्चा चल रही है। इसलिए मुझे लगता है कि यह आने वाले दिनों में और अधिक स्पष्ट होगा। नेपाल के राजदूत एनआईए को बताया। भारत नेपाल सीमा वार्ता की स्थिति पर दूत ने कहा कि 2 मुद्दे हैं। एक सीमा मुद्दा है जो पिछले कई सालों से है। हम इसे स्तंभों की मरम्मत के कारणों नो मैंस लैंड कहते हैं। वह होगा सीमा कार्य समूह द्वारा देखा जा सकता है। दूसरा मुद्दा उन्होंने कहा, जैसे कि सरकार कह रही थी कि उसे जल्दी सचिव स्तर पर बातचीत शुरू की जाएगी, इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह जल्द ही होगा। Nepal, I think now they have stopped for a while. They are negotiating, they are talking with different political parties, so they will come and decide very soon. As it has been also come out in the newspaper, I think the tripartite agreement between Nepal, India and UK, earlier stage, and then what will be the implication to that one, and also when 75% of the people are basically demobilized, so what could be the implication to the society basically? I guess so, because now it's the election time in Nepal, as well as all the political parties they are discussing. So they will come up with the decision soon. So there are 2 issues. One is boundary issues, that is, I think that has been there for the last several years. As for example, we call it no man's land, the repair of pillars and things like that. So that will be seen by boundary working group. So their meeting will be regularly held. The other issue will be, I think, as the government is saying, both governments are saying that, I think it will be initiated through the dialogue of the secretary level people. So we are hoping that it will happen soon. सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को बाढ़ का दौरा करने के लिए वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने नाव से बाढ़ का प्रभावित इलाकों का निरीक्षण भी किया। नाव से उतरने के बाद सीएम को 80 घाट तक पहुंचने के लिए प्रशासन ने रेड कारपेट बिछाया था। कारपेट वेलकम को लेकर विपक्षी पार्टियां भाजपा सरकार को घेर रही हैं। रेड कारपेट करीब 50 फीट का लंबा था। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी टीआरएस के सोशल मीडिया कन्वीनर वाई सतीश रेड्डी ने योगी के इस कदम को बाढ़ पीड़ित इलाकों में डूबी जनता के साथ मजाक बताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, बाढ़ निरीक्षण के लिए आए योगी, सीएम का रेड कारपेट पर स्वागत। यह है डबल इंजन वाली सोच। एनएसयूआई बीएचयू इकाकी के अध्यक्ष राणा ने भी इस वीडियो को लेकर भाजपा सरकार पर निशान साधा है। उन्होंने कहा, बाढ़ प्रभावित इलाकों के निरीक्षण के लिए भी जब आपको बखमली रेड कारपेट की जरूरत है, यह बाढ़ पीड़ितों के साथ मजाक है। बाढ़ पीड़ित हजारों लोग किसी तरह जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहे हैं। सपा ने भी भाजपा सरकार पर निशान साधा है। सपा ने कहा, रेड कारपेट प्लेटफॉर्म बनवाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का सीएम योगी निरीक्षण कर रहे हैं। ये बाढ़ प्रभावितों से मिलने और उन्हें राहत देने जा रहे हैं। यह फोटोबाजी और पर्यटन का प्रदर्शन किया जा रहा है। यह बाढ़ प्रभावितों का मजाक है। प्रशासन कहता है 80 के जिस क्षेत्र में रेड कारपेट बिछाई गई थी, वहां पानी इतना कम था कि बोट नहीं जा सकती थी। लिहाजा मुख्यमंत्री का थोड़ा आगे, यानी जहां से पानी ज्यादा था, वहां से बोट में सवार होना पड़ा। यह कदम उठाया गया था। इस दौरान सीएम योगी बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं को भी जाना।
राहत शिविर का भी निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया था। इसके बाद यहां से सीएम सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पर अधिकारियों के साथ विकास कार्यों के साथ बाढ़ की स्थिति और उसके बचाव के लिए तमाम रणनीतियों पर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा, बाढ़ की स्थिति पूरे सितंबर तक हो सकती है। इसके लिए राहत शिविरों में रहन सहन और खान पान की एक्स्ट्रा व्यवस्था और सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए। मुख्य रूप से महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हो। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों का आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश